तो एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट हमें पता है क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर, दो लाइंस हैं, इनके बीच में दो एंगल हैं। अगर दो एंगल हैं तो दो एंगल बाइसेक्टर भी होंगे। दिस इज वन बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर हो गया, और ये जो दूसरा बाइसेक्टर है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये दूसरा बाइसेक्टर हो गया। तो दो लाइन थी हमारे पास, दिस इज L1, दिस इज L2, इनके दो बाइसेक्टर आ गए, ये एक B1 बाइसेक्टर और एक B2 बाइसेक्टर। हमें नहीं पता है क्या क्या होंगे ये। तो देखिए क्या कंसेप्ट होता है। बाइसेक्टर का मतलब एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, ये बाइसेक्ट कर दिया इसने एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में। अब बाइसेक्टर की एक और प्रॉपर्टी जो लोकस के क्वेश्चन होते हैं। लोकस क्या होता है? लोकस हमें पता है ना, लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन कंडीशन। एक पॉइंट है प्लेन में जिस पर आपने, प्लेन नहीं जरूरी है 3D में भी हो सकता है, कोई पॉइंट है जिस पर आपने कुछ कंडीशंस लगा दी कि अब ये पॉइंट प्लेन में मूव करेगा अंडर दीज रेस्ट्रिक्शंस। जब वो प्लेन में अलग अलग पोजीशंस पर जाएगा तो एक कर्व जनरेट होगी ना, दैट कर्व इज कॉल्ड लोकस। तो लोकस का मतलब होता है से लोकस ऑफ पॉइंट P whose sum of distance from coordinate axis is 1। तो कोई पॉइंट है P जिसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1 यूनिट। तो हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है मॉड के, और ये डिस्टेंस कितना है मॉड h। तो हमने माना लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर h, k। तो अब ये कंडीशन क्या आ जाएगी, मुझे चाहिए मॉड h प्लस मॉड k इज इक्वल टू 1। फिर हम इसको x और y से रिप्लेस कर लेते हैं ताकि हमें अपनी आदत के अकॉर्डिंग कर्व दिखे। अब ये कर्व क्या है, ये कर्व आपको दिखेगा कि एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पॉइंट उस स्क्वायर पर मूव कर रहा होगा, ऐसे स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर से और फिर ये इधर और फिर ये इधर स्क्वायर बन जाएगा। ये एग्जैक्टली मैंने नहीं बनाया स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बनेगा एग्जैक्टली। तो अगर आप इस स्क्वायर पर ऐसे मूव करोगे तो ये जो कर्व आई, दैट कर्व इज कॉल्ड लोकस। और ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन टू द लोकस। तो लोकस को आप अलजेब्रिकली दिखाओगे तो इक्वेशन से, ग्राफिकली दिखाओगे तो कर्व ड्रॉ करके। सो ये है हमारा लोकस। लोकस की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हमें लोकस क्लियर होना चाहिए, लोकस का मतलब क्या है। तो अब यहां भी मैं क्यों यूज करना पड़ा मुझे, से P भी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, P एंगल बाइसेक्टर है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो दोनों लाइंस पर, ये M है ये N है। अब देखें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे मैं A कह देता हूं, से दिस इज A। ट्रायंगल AMP इज कंकरेंट टू ट्रायंगल ANP। ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हैं। क्यों है कंकरेंट? ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल 90-90 हमने बनाई है, तो तीसरा एंगल बराबर हो ही गया सम ऑफ एंगल से। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल तीनों कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, और एक साइड भी कॉमन है, AP इज कॉमन। तो ये एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, दीज टू ट्रायंगल्स आर कंकरेंट। और अगर ये कंकरेंट है तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट PM इज इक्वल टू PN। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या मिली हमें एंगल बाइसेक्टर पर, कि अगर आप एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लोगे उसका दोनों लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो से ये पॉइंट ले लिया मैंने एंगल बाइसेक्टर पर, ये ढंग से एंगल बाइसेक्टर बनाओ, ये बना एंगल बाइसेक्टर। अगर इस पर मैं कोई पॉइंट लूंगा Q, तो इसका यहाँ से QM1 और यहाँ से डिस्टेंस QN1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस QM1 इज इक्वल टू QN1 होगा हमेशा। तो एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स which moves in a plane such that its distance from both the lines is same। कौन सी लाइंस? जिनके बीच में वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, उन लाइन से। तो उन सभी पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दें, जो कर्व आएगी दैट इज एंगल बाइसेक्टर। यही कंडीशन हमें यहां पर लगानी है एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने पर। यही हमें प्रॉपर्टी लगानी है लोकस वाली, कि लेट P इज H, K, H, K भी एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा हमारा, PN इज इक्वल टू PN होगा। लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं। L1 क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0।
एंड L2 इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स हैं। P इज ए पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, उसको हमने लिया H कोमा के, लोकस निकालना है, PM इज इक्वल टू PN, तो दोनों से डिस्टेंस निकालो। A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A2H प्लस B2K प्लस C2 मॉड अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और जब आप मॉड को खोलोगे H और K को रिप्लेस कर दो, तो A1x प्लस B1y प्लस C अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, सॉरी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दिस इज प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये आ गई। तो आपको दो बाइसेक्टर मिलेंगे, दो कौन से, एक तो ये B1 मिल जाएगा और एक ये B2 मिल जाएगा। अब कौन सा B1 है, प्लस के साथ B1 है, माइनस के साथ B1 है, वो हमें नहीं पता, वो आगे ढूंढेंगे कैसे आएगा। तो हमें दो बाइसेक्टर मिलेंगे और ये दो बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एक बार प्लस साइन लो एक इक्वेशन, एक बार माइनस लो दो इक्वेशन। तो पहली चीज तो ये आई। तो इसमें पहले टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द रीजन कंटेनिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो जो पहले टाइप की प्रॉब्लम है इसमें हम वो देखते हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर तो पहली टाइप तो यही एंगल बाइसेक्टर पूछ लेंगे, लेकिन इतनी आसान प्रॉब्लम नहीं पूछता कोई भी। प्रॉब्लम कैसी आती है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द रीजन कंटेनिंग पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा। तो इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। तो कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट P। तो ऐसा नहीं है, पॉइंट P जो है वो इक्वेशन बाइसेक्टर पर लाइन नहीं करता। हमें क्या निकालना है, दो लाइन है, इस लाइन में ये कहीं पॉइंट है P अल्फा कोमा बीटा, तो हमें वो बाइसेक्टर निकालना है विच इज बाइसेक्टिंग दिस रीजन। तो ये हमारा बाइसेक्टर है, हमें ये वाला बाइसेक्टर निकालना है। दो बाइसेक्टर आएंगे ना अपने पास, एक तो ये इधर आएगा और एक ये वाला बाइसेक्टर होगा। तो पता नहीं इसमें कौन प्लस वाला है कौन माइनस वाला, हमें नहीं पता। हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसको वो वाला बाइसेक्टर बताओ जो इस वाले रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा रीजन है जिसमें पॉइंट P, तो हमें ये निकालना है। अब तरीका वही है, देखें भाई, अगर आप ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन में पुट करो, A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 और A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2, ये आ गया। अगर ये वैल्यू आई पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, जीरो तो नहीं आएगी, क्योंकि जीरो तो तब आएगी ना जब ये पॉइंट बाइसेक्टर पर लाई ही करेगा। तो अगर ये पॉइंट आई पॉजिटिव, देन पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। और अगर ये वैल्यू आई नेगेटिव, देन नेगेटिव साइन बाइसेक्टर, नेगेटिव साइंड बाइसेक्टर इज आवर आंसर। तो हमारा टारगेट था, हमें वो बाइसेक्टर निकालना है विच इज बाइसेक्टिंग द रीजन कंटेनिंग द पॉइंट P। तो जिसको लोग ऐसा भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट P। यहाँ पर P जनरली ओरिजिन आ जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द रीजन कंटेनिंग ओरिजिन। तो हम कैसे करेंगे, हम ओरिजिन को दोनों लाइंस की इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो नंबर आए उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्रोडक्ट आई पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर हमारा आंसर होगा, अगर प्रोडक्ट आई नेगेटिव तो नेगेटिव साइन वाला बाइसेक्टर हमारा आंसर होगा। क्लियर है, एग्जांपल से क्लियर करते हैं।
दो लाइन ले लेते हैं कोई भी जो इंटरसेक्ट कर रही हो, जिनके बीच में एंगल बाइसेक्टर निकालना है। सो कौन कौन सी लाइन लें भाई हम, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक तो ये ले लेते हैं। दूसरी लाइन कोई भी ले लो, 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स आ गई L1 एंड L2। अब इनके दो बाइसेक्टर, इनके बाइसेक्टर कौन कौन से आएंगे, x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन नीचे क्या जाएगा रूट 5। ये दो बाइसेक्टर आ गए, एक बार प्लस के साथ एक, माइनस के साथ एक। हमें कौन सा बाइसेक्टर निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द रीजन कंटेनिंग ओरिजिन, कंटेनिंग ओरिजिन। तो हमें वो बाइसेक्टर निकालना है विच इज बाइसेक्टिंग द रीजन कंटेनिंग ओरिजिन। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको लाइन में पुट करें, 0 प्लस 0 प्लस 1, दूसरी लाइन में पुट करो 0 प्लस 0 प्लस 3। तो इनका प्रोडक्ट कैसा आया, पॉजिटिव, देयरफॉर पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर इज द आंसर। आंसर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कंप्लीट कर लो, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट इज बीइंग आस्क्ड। तो हमें क्या करना है, जो पॉइंट आपको दिया वो लाइंस की इक्वेशन में डालो। अब देखें साइन, देखें अगर पॉजिटिव साइन आता है तो पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर इज आंसर, अगर नेगेटिव साइन आता है देन नेगेटिव साइन बाइसेक्टर इज आवर आंसर। तो ये पहले टाइप की प्रॉब्लम थी एंगल बाइसेक्टर के लिए। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है, आपसे पूछेंगे एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताओ। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ये कैसे चेक करना है भाई कि जो एंगल बाइसेक्टर है प्लस वाला एक्यूट है या माइनस वाला एक्यूट है। तो देखें फिर से डायग्राम बना लेते हैं लाइंस का। तो ये हमारा एक बाइसेक्टर है B1 और ये, अच्छा दोनों बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। B1 इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B2। कैसे होगा परपेंडिकुलर, ही देखें ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये टोटल एंगल कितना बचा, दिस एंगल इज पाई माइनस 2 थीटा, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब ये दोनों एंगल देखो, इन दोनों को ऐड करो, पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस थीटा इज पाई बाय 2। तो बोथ बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब हमें क्या निकालना है, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है कि विच इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड विच इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो फिर से इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालें। तो ये दोनों बाइसेक्टर आ गए हमारे पास। हमें क्या करना है, एक लाइन लो L1, L1 के ऊपर कोई पॉइंट ले लो आप। L1 के ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया, तो हम इस बाइसेक्टर को कहने से ही कोई B पॉजिटिव, एक बाइसेक्टर B पॉजिटिव होगा और एक बाइसेक्टर B नेगेटिव होगा। हमें नहीं पता इनमें से कौन सा B पॉजिटिव है B नेगेटिव है, तो आपको मिल जाएगा। अब इस लाइन के ऊपर आप एक कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें, A से दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, आपको दो परपेंडिकुलर मिल जाएंगे, AM और AN। इफ AM इज ग्रेटर देन AN, जैसे अपने यहां दिख रहा है AM इज स्मॉलर देन AN, अगर ये वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से छोटा है ना, देयरफॉर दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से हमें क्या मिला, B नेगेटिव इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो हमें क्या करना है, कैसे एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे। कोई ये भी एक आप L1 पर एक पॉइंट लें, उस पॉइंट से दोनों बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, जिसका डिस्टेंस छोटा है दैट इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जिसका डिस्टेंस बड़ा है दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं भाई। एग्जांपल लाइन ले लेते हैं हम, x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और एक लाइन लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ऐसे दो लाइन ले ली हमने। इनके बाइसेक्टर निकालते हैं, क्या क्या बाइसेक्टर होंगे, 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 2y माइनस 2 अपॉन रूट 5।
तो ये तो कैंसिल ही हो गया। अब दो बाइसेक्टर आएंगे, बी पॉजिटिव बाइसेक्टर कौन सा है, जो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 2। क्या बनाए बी पॉजिटिव वाला, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बाइसेक्टर तो ये है। और बी नेगेटिव वाला बाइसेक्टर कैसे आएगा, नेगेटिव साइन के साथ, 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2y माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3y, और वो भी इधर आके हो जाएगा हमारे पास माइनस, इधर आके प्लस होगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो बाइसेक्टर आ गए, एक तो आया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब मुझे चेक करना है इनमें से एक्यूट और ऑब्ट्यूज कौन सा है। तो मैंने क्या किया, L1 के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो, L1 पर कोई भी हम पॉइंट क्या ले सकते हैं, x को अगर मैं 0 डाल दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0,1। बस ध्यान रखना कि वो ये वाला पॉइंट ना हो, ये वाला पॉइंट ना हो। तो x को अगर मैं 0 डालूं, y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो L1 के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया a। अब a से दोनों का डिस्टेंस निकालना है। a पॉजिटिव वाले पर डिस्टेंस हमने क्या लिया था am। तो am देखो, इस पॉइंट से इस परपेंडिकुलर इस लाइन का डिस्टेंस 0 माइनस 1 प्लस 1। तो बाई चांस ये जो पॉइंट है 0,1, ये तो इस बाइसेक्टर पे ही आ गया ना 0,1, तो हम ये पॉइंट लेने की बजाय कोई और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम y को 0 करें तो x की वैल्यू, तो देखो जो हमें a पॉइंट लेना है वो कहां पर लेना है कि वो बाइसेक्टर पर ना लाई करे, ना तो b पॉजिटिव पर, ना ही b नेगेटिव पर, और ना ही वो दूसरी लाइन पर लाई करे। ये वाला पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारे डिस्टेंस नहीं आएंगे और हमारी ये जो अप्रोच है ये फेल हो जाएगी। तो हम एक ऐसा पॉइंट लें जो इन बाइसेक्टर पर लाई ना करता हो और ना ही L2 पर लाई करे। तो जैसे हमने y को 0 डाला, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। यहाँ पर अगर हम y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 2, यहाँ पर नहीं लाई करता, ये इस लाइन पर लाई करता है क्या 1/2, 0 यहाँ भी नहीं करता, और इस बाइसेक्टर पर 1/2 यहाँ पर भी नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट है हमारा 1/2, 0। L1 पर कोई एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का दोनों लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो am क्या आ जाएगा, देखो am, x को रखो 1/2 माइनस 0 प्लस 1, और नीचे मोड क्या आ गया √2। तो ये कितना बना 3/2 √2 बन गया am। इस तरह हम an निकालेंगे, an यहाँ से आएगा x माइनस वाई, तो x कितना है 1/2 माइनस 0 माइनस 1 का मॉड अपॉन √2। ये कितना बना 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, तो 1/2 √2। यहाँ से अब बड़ा हमें दिख ही रहा है कौन है, am इज ग्रेटर देन an, देयरफॉर am कौन सा था, b पॉजिटिव से डिस्टेंस, b पॉजिटिव इज द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है भाई, ये कैसे निकाला देखो हमने। L1 पर कोई एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट का बाइसेक्टर्स के नाम रख लो पहले ही, एक b पॉजिटिव जो पॉजिटिव साइन से खुले b पॉजिटिव, जो नेगेटिव से खुले b नेगेटिव। इस पॉइंट का b पॉजिटिव से डिस्टेंस निकाला, इसका b नेगेटिव से डिस्टेंस निकाला। अगर b पॉजिटिव वाला डिस्टेंस बड़ा है b नेगेटिव से, इसका मतलब b पॉजिटिव इज द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड b नेगेटिव इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंगल बाइसेक्टर्स। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, फिर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द रीजन कंटेनिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट, और फिर ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द थ्योरी रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइंस एंड बट जो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन होते हैं दे आल्सो डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जैसे ट्रायंगल है, डिफरेंट सेंटर्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, एंड क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो हमें जब तक हम वो डिस्कस नहीं कर लेते देन टिल देन द थ्योरी पार्ट फॉर स्ट्रेट लाइन इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सेंटर्स पर बेस्ड आए हैं, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पर, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पर। तो हमारे पास 2 टॉपिक और हैं, सेंटर्स रिलेटेड टू ट्राइंगल, एंड देन वी हैव क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम और उनकी प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस डिफरेंट इंपॉर्टेंट
सेंटर्स दैट आर रिलेटेड टू द ट्रायंगल। सबसे पहले अपने पास सेंट्रोइड है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर, ये 4 इंपॉर्टेंट सेंटर है। दीज 4 आर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स। इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं और सभी सेंटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेई मेन्स के पॉइंट से सिर्फ ये 4 सेंटर ही इंपॉर्टेंट है। तो हम 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रोइड को। व्हाट इज सेंट्रोइड? सो वी ऑल नो सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सो सेंट्रोइड क्या है? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लो या कंकरेंसी कह लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब मीडियन क्या होती है? सेंट्रोइड इज जनरली डिनोटेड बाय जी, इसको जी से डिनोट कर देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। वर्टेक्स ए को अपोजिट साइड दैट इज बी सी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें। इफ वी ज्वाइन वर्टेक्स ए टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड दैट इज बी सी, ये जो लाइन सेगमेंट आएगी दैट इज कॉल्ड मीडियन। सो ए डी इज द मीडियन। मीडियन की प्रॉपर्टी देखिए, मीडियन ने ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। मीडियन ने ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को डेल्टा से डिनोट करें, डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इन दोनों का एरिया से हाफ हो जाएगा। क्लियर है? ये तो एक मीडियन थी। फिर वर्टेक्स बी को ए सी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, लेट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बी ए 2 मीडियन आ गए अपने पास, ए डी मीडियन एंड बी ई मीडियन। सिमिलरली जो तीसरी मीडियन होगी, इट आल्सो पासिस थ्रू द सेम पॉइंट, सी एफ हमारी तीसरी मीडियन हो गई। और ये जो इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम कहेंगे सेंट्रोइड। दिस इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन in the ratio 2:1. AG upon GD is 2:1. Similarly, BG upon GE it is also 2:1 and CG upon GF is also 2:1. इसी की हेल्प से हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अगर A है हमारे पास x1 y1, B है x2 y2 और C है x3 y3, तो हम क्या करें? डी के कोऑर्डिनेट आ गए सिंपली, x2 प्लस x3 बाई 2 मिड पॉइंट, x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2, ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएं हम, ए डी 2 पॉइंट है, जी उनको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 की रेशो में। तो जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, जी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सिंपली। तो ये हमारे पास आ गए सेंट्रोइड। क्लियर है? सेंट्रोइड से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन, तो हमने देखा था कि मीडियन ने कितने पार्ट में 2 ट्रायंगल बना दिए थे, 3 मीडियंस ने 6 ट्रायंगल बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। द एरिया ऑफ दीज 6 ट्रायंगल्स इज सेम। इन सभी ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है जो 6 छोटे ट्रायंगल हैं। So 3 medians divided the triangle into 6 small triangles and area of these 6 small triangles is equal and that is equal to 1/6 of the area of triangle ABC. जो लास्ट ईयर अभी मेंस में क्वेश्चन आया था जनवरी में, तो सेंट्रोइड को अगर हम इफ वी ज्वाइन सेंट्रोइड विद द वर्टिसेस देन वी गेट 3 ट्रायंगल्स। 3 ट्रायंगल मिल गए हमें और इन तीनों के एरिया बराबर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG is same as area of triangle AGC, which is same as area of triangle BGC and it is 1/3 of area of triangle ABC. ये तीनों एरिया क्या होंगे? डेल्टा बाई 3। तो ट्रायंगल कौन सा बना? ये BGC, इन ट्रायंगल्स का एरिया। तो हमारे पास अब एरिया से रिलेटेड 3 रिजल्ट हैं।
एक मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल्स में एरिया इक्वल हो उन ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है। तीनों मीडियन 6 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती हैं और सबका एरिया क्या होगा, बराबर। और जो सेंट्रोइड है अगर हम उसको वर्टिसेस से ज्वाइन कर दें डायरेक्टली, बाकी सब भूल जाएं। सो ये जो 3 ट्रायंगल है हमारे पास, these 3 triangles, area of these 3 triangles is also same and that is equal to delta by 3। तो अगर आपको कोई भी कहे कि G is a point या say X is a point in the plane of triangle such that area of 3 triangles is same, that means X is the centroid। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा X centroid है। तो ये था हमारा centroid के बारे में। After centroid we have in center। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इन सेंटर, इसको हम आई से डिनोट कर देते हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल ABC। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये है A, ये है B, ये है C। दिस इज कॉल्ड इंटरनल एंगल। ये इंटरनल एंगल है। अगर आप इसे आगे प्रोसीड कर दोगे, आगे इसे BA साइड को हमने आगे प्रोड्यूस किया, देन दिस एंगल इज एक्सटर्नल एंगल A। तो ये है इंटरनल एंगल A, दिस इज एक्सटर्नल एंगल A। We are concerned about only internal angle A। So internal angle A ये है AD। AD divides BC। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की क्या होती है, कोई भी एंगल बाइसेक्टर है, ट्रायंगल है, कोई भी एंगल बाइसेक्टर है, it divides opposite side in the ratio of sides containing that angle, that is AD। AD divides BC in the ratio of sides containing the angle। ये साइड, इस साइड की लेंथ कितनी है B, AC की लेंथ हम B लेते हैं और AB की लेंथ हम लेते हैं C। दिस लेंथ इज C और ये लेंथ हमारी होती है A। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है BD अपॉन CD इज C is to B। Angle bisector divides the opposite side in the ratio of sides C is to B containing that angle। तो ये एंगल किसने बनाया था, C और B के बीच में बनना है ना एंगल, तो उसी रेशो में इसे डिवाइड कर देती है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आप BD की लेंथ भी निकाल सकते हो। BD की लेंथ कितनी है, BD लेंथ ऑफ BD इज लेंथ ऑफ BD निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A को हमें इस रेशो में डिवाइड करना है। तो A इंटू C अपॉन B प्लस C, दिस इज द लेंथ ऑफ BD। और अगर आप CD की लेंथ निकालोगे, दैट इज A इंटू B अपॉन B प्लस C। रेशो लोगे तो वही आ जाएगी C इज टू B। क्लियर है। तो ये हमारे पास है इंटरनल एंगल की बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने एक दूसरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया। ये दोनों एंगल भी सेम है, से ये BE आ गया। अगेन ये भी वही काम करेगा, BE डिवाइड्स AC इन द रेशो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, दैट इज BC अपॉन AB। तो CE अपॉन AE किसके बराबर होगा, A अपॉन C के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें उसमें नहीं जाना। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज I। दिस पॉइंट इज इन सेंटर, जिसको कहते हैं हम इन सेंटर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इन सेंटर। यहीं से हम इन सेंटर निकाल लेते हैं। D के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हम D के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। फिर हमारे पास BD लेंथ भी है। BD लेंथ ये है, ये लेंथ है हमारे पास। इस ट्रायंगल के लिए देखें, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD BI is the angle bisector, therefore it divides AD in the ratio of sides containing the angle, that is ID upon AI। दिस इज इक्वल टू BD अपॉन C। और ये हमें पता है BD की लेंथ हमें पता ही है, AC अपॉन B प्लस C है। तो आप वो वहाँ रखें, सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, यहाँ से हमें I के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। I के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, AX1 प्लस
bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट, ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं. क्लियर है. तो हमने प्रॉपर्टी यूज की एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, दैट इट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल. इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इन सेंटर निकाल लिया. अब देखें एंगल बाइसेक्टर की हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी जब एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था कि एवरी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसका, इन दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर है, BD का और CD का. सो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेता हूं, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो इन दोनों परपेंडिकुलर की से P इज द पॉइंट, तो PM इज इक्वल टू PN. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल बाइसेक्टर की. इट इज द लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइन्स, क्योंकि ये इन दो लाइन्स का BC और BA का एंगल बाइसेक्टर है. देयरफॉर PM इज इक्वल टू PN. इसका मतलब क्या हुआ, I जो है IBC एंगल बाइसेक्टर पर, देयरफॉर I से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम I ऑन BC और एक परपेंडिकुलर आप इधर ड्रॉप कर दो ये, तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स की D पॉइंट ये इधर था D और इसको मैं M कह देता हूं और इस पॉइंट को N कह देते हैं, दिस इज N. तो IM इज इक्वल टू IN ये होगा. क्यों होगा, बिकॉज I लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BC एंड AB. सिमिलरली अगर मैं देखूं कि I जो है इट आल्सो लाइज ऑन AD, अगर I AD पर लाई करता है देन इट इज आल्सो, अगर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें हम, इसे इस पॉइंट को मैं कह देता हूं Q, तो IQ इज परपेंडिकुलर टू AC, तो ये डिस्टेंस भी हमारा बराबर होगा क्योंकि I AD पर भी लाई करता है. AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AC, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ I फ्रॉम AB एंड AC विल बी सेम. यहां से हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया दैट IM इज इक्वल टू IN इज इक्वल टू IQ, दैट इज इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री लाइन्स. अगर हम इसको स्मॉल r कह दें और इसको रेडियस लेकर आप एक सर्कल बनाओ, देन दिस सर्कल will touches all the three sides of the triangle. तो इन डिस्टेंसेस को रेडियस लेकर मैंने सर्कल बनाया और क्योंकि ये 90 है तो ये साइड BC इस पर टेंजेंट है, यहाँ भी 90 था ना, ये तो ये भी टेंजेंट है. ऑल द थ्री साइड्स आर टेंजेंट टू द सर्कल, दिस सर्कल इज टचिंग ऑल द थ्री साइड्स. इसको हम कहते हैं इन सर्कल. ये है आया हमारे पास इन सर्कल और ये जो इन सर्कल का सेंटर है दैट इज इन सेंटर और इसको हम बोलते हैं इन रेडियस. इन रेडियस में हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है R इज डेल्टा बाय S. इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, डेल्टा एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड S इज द सेमी पेरीमीटर दैट इज A प्लस B प्लस C बाय 2. ये इन तीनों के बीच में रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होता है. तो हम याद रखें इन सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल विच इज टचिंग ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है उसके सेंटर को हम कहते हैं इन सेंटर. ऑल्टरनेट डेफिनेशन होगी. अब तक तो हम क्या देख रहे थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. अब हमने एक और डेफिनेशन दे दिया इन टर्म्स ऑफ सर्कल, इसका जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड इन रेडियस. तो हम इन सेंटर निकाल लेंगे, आगे अगर रेडियस की जरूरत पड़ी तो रेडियस भी हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से. सो दिस वाज ऑल अबाउट in center. Next is our circumcenter. circumcenter देखते हैं क्या होता है भाई. what is circumcenter? circumcenter it is the point of intersection of perpendicular bisectors of sides of triangle. तो जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसकी तीन साइड हैं AB, BC एंड AC.
इन साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ऑफ दिस साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वल, क्लियर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, से द मिड पॉइंट इज एफ, ऐसे लिख देते हैं हम। तो ये बन गया हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इस तरह जब आप AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये बन गया हमारे पास AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जिस पॉइंट पर मीट किए उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कम सेंटर, लेट इट वी डिनोट इट बाय S। सर्कम सेंटर को हम अगर S से डिनोट कर देते हैं सर्कम सेंटर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी पहले ही। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है और परपेंडिकुलर होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट P आप लो, ये दोनों ट्रायंगल PAM एंड ट्रायंगल PBM दे आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AP इज इक्वल टू PB। दैट इज perpendicular bisector of a line segment is the locus of those points which are equidistant from A and B। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये डेफिनेशन बहुत हेल्प करेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स, इट इज द लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B। तो ये है AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ऑल्टरनेट डेफिनेशन। इसका मतलब है आप इस पर कोई भी पॉइंट लें, से मैंने इस पर Q लिया, तो AQ इज ऑलवेज इक्वल टू BQ, AQ इज ऑलवेज इक्वल टू BQ। ये है हमारी प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। तो हमने एंगल बाइसेक्टर की भी ऑल्टरनेट डेफिनेशन देखी है, उसके बेसिस पर हमने सर्कल बनाया था। इस तरह हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की भी ऑल्टरनेट डेफिनेशन देख ली है। मतलब क्या है कि अगर आप इस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इसका A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है S, इट इज आल्सो, S जो है S is also on the perpendicular bisector of AB, therefore distance of S from this vertex A, AS, and its distance from B is same, AS is equal to BS होगा। Similarly S also lies on the perpendicular bisector of AC, S जो है वो AC के perpendicular bisector पर भी लाई करता है। तो इसका भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, उन सब का डिस्टेंस क्या होगा, A और C से बराबर होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा। अब S क्योंकि इसके AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी लाई करता है, तो इसका A और C से डिस्टेंस यहाँ भी क्या होगा, बराबर होगा। सो दिस इज इक्वल टू CS। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, उसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। जो इन सेंटर आया था उसका तीनों साइड से डिस्टेंस बराबर था, और जो सर्कम सेंटर है उसका तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस बराबर है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना चाहिए। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को कैपिटल R कह दूं, लेट दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R, और हम एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ये एक्स्ट्रा चीजें हम हटा देते हैं यहां से। हम एक सर्कल ड्रॉ करें, S को हमने सेंटर लिया है और AS को डिस्टेंस रेडियस लिया। अब हम अगर कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों वर्टेक्स से पास करेगा ना, बिकॉज AS, BS एंड CS इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स गिव अस सर्कम सेंटर, वहां से हमें मिला सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को हमने देखा कि ये सर्कम सेंटर इकलौता ऐसा पॉइंट है, दिस इज द ओनली पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस। अगर कभी आपको कह दें कि एक ट्रायंगल है ABC और O एक पॉइंट है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो आप समझ जाना दैट O इज द सर्कम सेंटर। यही इकलौता ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है इस एक प्लेन में। इसके अलावा प्लेन में और दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। क्लियर है? तो सर्कम सेंटर को अगर हम सेंटर बनाकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल, और इसके रेडियस को हम कहते हैं सर्कम रेडियस, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। SOT में आपने फॉर्मूला देखा होगा, साइन रूल में फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, A/sin A इज इक्वल टू B/sin B, C/sin C, वो किसके बराबर होता है, 2R। तो हम ये फॉर्मूला करते हैं ना साइन रूल,
ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। ये किसके बराबर होता है? 2 इंटू आर। आर ये सर्कम रेडियस है। सो दो सर्कल आ गए, एक तो सर्कम सर्कल, सर्कम मीन्स जो सर्कमस्क्राइब करे बाहर से, और एक था इन सर्कल, इन सर्कल अंदर, अंदर इन अंदर, अंदर है जो सर्कल। सो एक सर्कम मतलब बाहर से, और एक इन सर्कल जो अंदर से होता है, दोनों के सेंटर अलग अलग होते हैं। अब बात आती है भाई सर्कम सेंटर निकाले कैसे, क्या कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला है सर्कम सेंटर निकालने के लिए, लेकिन वो हम यूज नहीं करेंगे कभी भी। हम कैसे निकालेंगे? अगर आपको ए गिवन है, बी गिवन है, तो ए बी की स्लोप पता है आपको, ए बी की स्लोप पता है, तो इस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आपके पास स्लोप आ जाएगी। दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। एफ भी पता है हमें, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो इस लाइन की स्लोप भी पता चल गई हमें, और मिड पॉइंट भी पता चल गया, एक पॉइंट भी पता चल गया जहां से लाइन पास करती है। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन लिखो, इस तरह इस लाइन की इक्वेशन लिखो, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? सर्कम सेंटर। तो हम हमेशा इसी अप्रोच से सर्कम सेंटर निकालेंगे। सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट विल गिव यू सर्कम सेंटर, वो आपको सर्कम सेंटर दे देगा। तो और उस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमारे पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, लेकिन हमें कभी भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्लियर है? फॉर्मूला देख लो, अगर कभी डायरेक्ट कोई पूछ ले कि फॉर्मूला क्या है भाई, तो आप लोग लिख देना सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, एस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन सिग्मा साइन 2a। सिग्मा साइन 2a का मतलब है भाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। सेम इधर ये y साइन 2a, सिग्मा y साइन 2a अपॉन y1 साइन 2a अपॉन सिग्मा साइन 2a। तो छोटा करके लिख दिया मैंने। इसका मतलब है y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c, जैसे यहाँ पर आया था नीचे सेम है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सर्कम सेंटर। आप लोग ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं कर पाओगे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? वर्टेक्स तो चाहिए, साथ में एंगल भी चाहिए। तो अब एंगल निकालने में कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा फॉर्मूला बन जाता है, इसलिए हम ये अप्रोच यूज करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। कैसे निकालेंगे? ए बी के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास करेगी, ए सी के परपेंडिकुलर और उसके मिड पॉइंट से पास करेगी। दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, दैट इज सर्कम सेंटर। क्लियर है? अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये याद रखना, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, इफ ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल, then midpoint of hypotenuse is your circumcenter. Midpoint of hypotenuse is the circumcenter. कैसे? जो सर्कल बनेगा, ये बन गया सर्कम सर्कल। अब कोड AC ने सर्कमफ्रेंस पर राइट एंगल बनाया है। हमें पता है सर्कल की प्रॉपर्टी क्लास 9-10 से ही, कि अगर कोई कोड सर्कमफ्रेंस पर 90 एंगल बनाती है तो वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी? 180 बनाएगी। और अगर कोई कोड सेंटर पर 180 एंगल बना रही है, दैट मीन्स दैट कोड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो कंक्लूजन ये आ जाता है, अगर कोई कोड सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर 90 बनाती है तो वो कोड क्या होगी? डायमीटर। AC इज द डायमीटर, और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सर्कम सेंटर। तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हमारा आ जाएगा सर्कम सेंटर, ये होगा रेडियस, सर्कम रेडियस। इसको B से ज्वाइन कर दो, दिस इज आल्सो सर्कम रेडियस। अच्छा, ये 90 नहीं है, ये डिपेंड करेगा वैल्यूज पर कि कभी ये 90 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। सो ये हमारा याद रखें भाई, ये इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका सर्कम सेंटर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आफ्टर दैट वी हैव ऑर्थो सेंटर, द लास्ट सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर लास्ट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि जेई मेंस में हमें 4 ही करने होते हैं। लास्ट इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम डिनोट करते हैं जनरली H से, और ये है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए से एक लाइन ड्रॉ करो विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी। एल्टीट्यूड ऑलवेज पासिस थ्रू द वर्टेक्स, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर को कहते हैं एल्टीट्यूड, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं मीडियन। तो ये परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड है, ए डी इज द एल्टीट्यूड। इस तरह यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, बी ई इज द एल्टीट्यूड, इनका जो मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। सो एच इज द ऑर्थो सेंटर। अगर आप सी से भी परपेंडिकुलर अब ड्रॉप करेंगे इट विल डेफिनेटली पास थ्रू दिस एच। तो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। क्लियर है। अब ऑर्थो सेंटर निकाले कैसे, ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपके पास देखो ए सी की इक्वेशन है, अगर हमें ए पता है सी पता है तो हमें ए सी की इक्वेशन पता चल गई, ए सी की स्लोप पता चल गई, ए सी की स्लोप पता है तो बी ई की स्लोप पता है, प्रोडक्ट -1, स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी ई इज -1, उनकी प्रोडक्ट क्या है -1 है, और ये लाइन बी से पास भी कर रही है तो एक पॉइंट भी पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गई, इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे बी ई की। तो टू फाइंड एच फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड्स। और एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालने के लिए यहां से स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ बीई, स्लोप ऑफ बीई इज इंटू स्लोप ऑफ ए सी, ये क्या हो जाएगा -1। तो बीई की स्लोप और ए सी की स्लोप का प्रोडक्ट है -1। देन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, बीई पासिस थ्रू बी, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म राइट द इक्वेशन ऑफ बीई, बीई की इक्वेशन लिख ली। सिमिलरली राइट द इक्वेशन ऑफ सी एफ, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या जाएगा एच। तो इसके लिए भी हमारे पास वैसे ही फॉर्मूला है जैसे हमने पीछे लिखा था, तो सेम फॉर्मूला आप इधर भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम कभी यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला है सिग्मा x1 टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट सिग्मा टेंजेंट ए, और सिग्मा y1 टेंजेंट ए अपॉन सिग्मा टेंजेंट ए। इसका मतलब क्या है, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन कभी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि पहले टेंजेंट ए निकालना पड़ेगा। टेंजेंट ए निकालना अपने आप में ही मुश्किल काम है ट्रायंगल के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये था हमारा ऑर्थो सेंटर। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर क्या होगा, तो बिल्कुल क्लियर है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। तो ए से जो एल्टीट्यूड निकला वो ए बी है, ए बी इज द एल्टीट्यूड, सिमिलरली सी बी इज द एल्टीट्यूड, ये कहां पर मीट करके बी पर, सो बी इज द ऑर्थो सेंटर, बी ही हमारा ऑर्थो सेंटर है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में जिस पॉइंट पर 90 बन रहा है दैट इज द ऑर्थो सेंटर, वही पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर। सो ये थे हमारे 4 सेंटर। 4 सेंटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनमें से 3 हमेशा कोलिनियर होते हैं, ओ जी एस जी एंड एच, दैट इज सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ये ऑर्थो सेंटर, दे आर ऑलवेज कोलिनियर। एस जी एच दे आर ऑलवेज कोलिनियर, और ये जो जी है इट डिवाइड्स एस एंड एच इन द रेशो 1:2, दैट इज एस जी अपॉन जी एच इज 1/2। क्लियर है, ये हमेशा ट्रू है कोई भी ट्रायंगल हो हमारा, एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, चारों सेंटर हमारे कोइंसाइड कर जाएंगे। तो अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है देन दिस रिजल्ट इज ट्रू।
that SG H are always collinear and G divides SH in the ratio 1:2. 2 is at higher side, तो याद रखना 2 is at higher side. हायर मीन्स एच, ये एच यहां से आ गया तो याद रहेगा, नहीं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 2:1 कर देते हैं. अगर आपने 2:1 किया तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो गया. तो याद रखें एस जी अपॉन जी एच इज 1:2 और 2 किस तरफ है, एच की साइड है, क्योंकि एच से हायर, हायर मीन्स 2, तो ऐसे है नहीं, ये याद रखने के लिए क्लोज है अपनी. फिर इसके बाद अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो अभी मैंने बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी सेंटर्स कोइंसाइड कर जाते हैं. अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल है, फॉर आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC इज द आइसोस्केलस ट्रायंगल सच दैट AB इज इक्वल टू AC. लेट M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. अब अगर आप M को इससे ज्वाइन करोगे A से, तो AM इज द मीडियन, AM इज द मीडियन, ये आ गया. अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हैं, कैसे? ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC आर कंकरेंट, साइड 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 रूल. AB is equal to AC, BM is equal to CM and AM is equal to AM. So by side 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 rule, by side 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 congruence rule, triangle AMB is concurrent to triangle AMC. और अगर ये कंकरेंट हैं तो अब देखो क्या क्या होगा, ये दोनों एंगल बराबर, एंगल BAM is equal to angle CAM. That means AM is the angle bisector also. तो AM is the angle bisector. हमने AM को मीडियन लिया था और वो एंगल बाइसेक्टर भी बन गया. फिर देखो ये दोनों एंगल तो इक्वल है ही है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है ऑलरेडी, और ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. इन दोनों का सम 180, तो दोनों क्या हुए 90. अगर ये 90 हुए तो AM क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड. So AM is the altitude. तो देखें भाई क्या क्या बन गया. इसका मतलब है आइसोस्केलस ट्रायंगल में, आइसोस्केलस ट्रायंगल में AM जो है, AM मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है और एल्टीट्यूड भी है, और अपोजिट साइड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है. चारों रोल अकेला ही अदा कर रहा है. लेकिन कब, कौन से वाला, द मीडियन बिटवीन द इक्वल साइड्स, ये वाले मीडियन की बात है. अगर मैं इसके मीडियन की बात करूं से ये BE, ये इसका मीडियन है हमारे पास, सो यहां से ऐसा नहीं होगा. नाउ BE इज नॉट परपेंडिकुलर, BE इज नॉट परपेंडिकुलर टू AC इन जनरल. क्लियर है? सिमिलरली BE इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B इन जनरल. तो ये जो रूल हमने लिखे हैं कि AM, ये सिर्फ इसी के लिए है कि द मीडियन कंटेन्ड बिटवीन द इक्वल साइड्स. सो द मीडियन कंटेन्ड बिटवीन द इक्वल साइड्स, दैट इज आल्सो द एंगल बाइसेक्टर एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC. तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में ये रिजल्ट आप याद रखें. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल. नेक्स्ट वी सी द different type of quadrilaterals. Next we have different type of quadrilaterals. तो सबसे पहले हमारे पास आ गया क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता ही है कि अगर 4 साइड हो तो दैट इज ए क्वाड्रिलेटरल. 4 साइड में एग्जैक्टली वन पेयर of opposite sides is parallel. अगर सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम. दैट इज ट्रेपीजियम. क्लियर है? और अगर दोनों पेयर पैरेलल हो, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. तो वो बन जाता है अपना पैरेललोग्राम. तो क्वाड्रिलेटरल्स को हमने देखा कि वो वाले क्वाड्रिलेटरल जिसमें एग्जैक्टली एक साइड, एक पेयर पैरेलल है, दैट इज ABCD, और जिसमें AB इज पैरेलल टू CD, ये है ट्रेपीजियम.
अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हों देन दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम ए बी सी डी। दिस इज आवर पैरेललोग्राम। जिसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो अब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। क्वाड्रिलेटरल में दो याद रखना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेपीजियम एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखते हैं क्या है। पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जो आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट इज उनका मिड पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब मुझे लगता है क्लियर है। ये कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और ये इसके डायगोनल आगे ए सी एंड बी डी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम कह देता हूँ। सो ये दोनों लेंथ इक्वल है, एम डी इज इक्वल टू एम बी एंड ए एम इज इक्वल टू सी एम। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज डेफिनेटली एन पैरेललोग्राम। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देन adjacent angles, adjacent angles are supplementary। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो हमें पता है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिनका सम 180 होता है। दैट इज एंगल A प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल B इज आल्सो 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम इसमें हमारा 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। क्लियर है चीजें? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज कि डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी इक्वल। ऑल्टरनेट डेफिनेशन क्या हो जाती है? अगर एक पेयर आपको दे दे, कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कैसे पता चलेगा? या तो ये कहें कि उसके अपोजिट दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम डेफिनेटली। या फिर ये कहें कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। सिर्फ एक ही पेयर की बात की और उसमें आपको बता दिया कि वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, अगेन इट इज ए पैरेललोग्राम। दूसरी जो दो साइड्स हैं उसे हम प्रूव कर लेंगे दैट दे आर आल्सो पैरेलल। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। आपको क्या कहेंगे? हमें ये दे देंगे कुछ करके कि आपके पास A है, C है, वहां से आप M निकाल लोगे, फिर आपको D भी गिवन होगा, आपसे पूछेंगे BD की इक्वेशन बताओ। तो आपको पैरेललोग्राम के दो वर्टेक्स दे दिए, A, C और D, तीन दे दिए, और अब आपसे पूछेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD। तो हम M निकाल लेंगे, A और C का मिड पॉइंट क्या है M, D पता ही है, यहाँ से हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो अभी हमने देखा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम की अब कैटेगरी बनाते हैं। पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल्स को इक्वल कर दो, डायगोनल्स को इक्वल कर दो या फिर एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल कर दो, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, तो जो पैरेललोग्राम बनेगा दैट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। हमने क्या देखा था? इन जनरल डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। तो अगर डायगोनल्स को आप इक्वल कर दो, अब जो पैरेललोग्राम बनेगा रहेगा तो पैरेललोग्राम ही है ना, लेकिन वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टीज, तो डायगोनल्स इक्वल हो गए, इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं A B C D, और सभी एंगल्स भी इक्वल है। A और C तो पहले ही बराबर थे, अब एडजेसेंट भी इक्वल कर दिए, इसका मतलब चारों इक्वल है। अगर चारों इक्वल हैं तो सभी क्या हो जाएंगे? 90। ये मिड पॉइंट है, अभी भी M इज द मिड पॉइंट, लेकिन डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर। अगर ये सिर्फ प्योर रेक्टेंगल है, प्योर रेक्टेंगल का मतलब है स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल तो है बट नॉट ए स्क्वायर,
तो देन डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर। दूसरा, आप डायगोनल्स को परपेंडिकुलर कर दो, सिर्फ इक्वल ना करो, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो ये जो फिगर आएगी इसको हम कहते हैं रोम्बस। रोम्बस में आप देखोगे डायगोनल्स परपेंडिकुलर कर दो या फिर और साइड्स को इक्वल कर दो, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम के अगर आप डायगोनल परपेंडिकुलर कर देते हो इट विल बिकम ए रोम्बस, और रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। या पैरेललोग्राम है, आप उसकी सभी साइड्स इक्वल कर दो, देन डायगोनल्स विल ऑटोमेटिकली बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट इज ए रोम्बस। तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर सभी साइड्स इक्वल, रोम्बस सभी एंगल्स इक्वल, देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखें। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों ए बी सी डी सभी साइड्स इक्वल हैं। लेकिन अगर प्योर रोम्बस है, प्योर रोम्बस मतलब रोम्बस तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे दे विल नॉट बी इक्वल। प्योर रोम्बस के लिए रोम्बस विच इज नॉट ए स्क्वायर, उसके एडजेसेंट एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज मिला दो, इन दोनों की प्रॉपर्टीज, ये क्या लेके आया, इक्वल डायगोनल्स, और ये क्या लेके आया, परपेंडिकुलर डायगोनल्स। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर आप मिला दोगे देन इट विल बिकम ए स्क्वायर। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी जिस क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगी उसे हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स इक्वल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। इसकी प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसकी प्रॉपर्टी सभी एंगल्स इक्वल। तो स्क्वायर में क्या होगा, सबसे स्पेशल पैरेललोग्राम के ऑल एंगल्स आर इक्वल, all diagonals are equal, diagonals are perpendicular to each other, then that is a square। क्लियर है? सो आई थिंक ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है। रोम्बस रेक्टेंगल के बीच में डिफरेंस क्लियर है। दीज आर, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए स्क्वायर, ये चीज याद रखें। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल। Every square is a rectangle but every rectangle is not a square। every square is a rhombus। हर स्क्वायर को आप रोम्बस कह सकते हो क्योंकि वो रोम्बस की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। क्या है प्रॉपर्टी, सभी साइड्स इक्वल, डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं भाई। तो एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर स्क्वायर है और रोम्बस ऑप्शन में दिया हुआ है तो रोम्बस भी है उसका आंसर, बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। सो विद दिस आपका स्ट्रेट लाइंस का पोर्शन फॉर जेईई मेंस खत्म होता है। इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में लगभग 10-15 क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर से, तो तब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको जेईई मेंस के लिए एटलीस्ट कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।